2024 की शुरुआत होने के बाद से आईपीओ बहुत सारे आए थे मार्केट में। और अगर आप लोग इन आईपीओस के लिस्टिंग को देखेंगे तो मार्केट में पर्टिकुलरली ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जिन्होंने आईपीओ की लिस्टिंग पर भी काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं। और अगर आप लोग करंटली देखेंगे तो मार्केट में आपको यूनिक चीज दिखाई देगी। और अगर आप लोग 1 से 2 साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तो 1 से 2 साल के टाइम पीरियड में मेन लाइन के आईपीओ के साथ साथ एसएमई आईपीओस भी मार्केट में आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स ही मार्केट में लिस्ट होते थे, वही कंपनीज अपना आईपीओ लेकर आती थी। लेकिन एमएसएमई के इंट्रोडक्शन के बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसएमई को भी अलाउ कर दिया है अपने बिजनेस की फंडिंग की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक्सचेंज पर आईपीओ लेकर आने के लिए। अब जैसे कि नाम से पता चलता है कि ये छोटी कंपनी का आईपीओ होता है, इसका मतलब ये है कि जो कंपनी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की लिस्ट में आती है उस कंपनी के आईपीओ भी मार्केट में आते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मेन लाइन आईपीओ और एसएमई आईपीओ में डिफरेंस क्या होता है। अब अगर आप लोग मेन लाइन आईपीओ और एसएमई आईपीओ को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको ज्यादातर डिफरेंस दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग मेन आईपीओ में जो चीज कर सकते हैं वो चीज आप एसएमई के आईपीओ में भी कर सकते हैं। मतलब कि दोनों आईपीओ के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस सेम है, तरीका सेम है और लिस्टिंग का टाइम पीरियड भी सेम है। और जिस तरीके से मेन लाइन के आईपीओ को मार्केट में लाने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वैसे ही एसएमई के आईपीओ को मार्केट में लाने के लिए भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वो क्राइटेरिया क्या है और किस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन कंपनीज के आईपीओ को लिस्ट किया जाता है, इन कंपनीज के शेयर्स को लिस्ट किया जाता है। अब जैसे कि स्टॉक मार्केट के मेन लाइन के आईपीओ जो होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के आईपीओ आते हैं, उन कंपनीज के शेयर्स लिस्ट होते हैं बीएसई और एनएससी पर। मतलब कि वो ओपनली एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। अगर किसी को बाय करना है तो वो एक्सचेंज पर जाकर बाय कर सकता है, अगर किसी को सेल करना है तो वो एक्सचेंज पर जाकर सेल कर सकता है। लेकिन एसएमई आईपीओ में ऐसा नहीं होता है। और सबसे खास बात तो ये है कि मेन लाइन के आईपीओ को लिस्ट करने की परमिशन सेबी से लेनी पड़ती है। लेकिन इसके अपोजिट में अगर एसएमई आईपीओ को मार्केट में लिस्ट करना होगा या एसएमई आईपीओ के शेयर्स लाने होंगे मार्केट में, तो आप लोगों को कंपनी को एक्सचेंज के पास जाकर रिक्वेस्ट करनी पड़ती है और एक्सचेंज के अप्रूवल पर ही कंपनी अपने आईपीओस को एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकती है। लेकिन एसएमई आईपीओ को मार्केट में लिस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है जिसे फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी की वैल्यूएशन की बात की जाए तो कंपनी की वैल्यूएशन कम से कम 1 करोड़ की होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 करोड़ तक की होनी चाहिए। अगर कंपनी की वैल्यूएशन 25 करोड़ के क्रॉस करती है तब यहाँ पर उसे मेन लाइन में आना पड़ेगा, नहीं तो वो कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स को लिस्ट नहीं कर पाएगी। अब जैसे कि मेन लाइन के आईपीओस बीएसई और एनएससी के एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, वैसे ही यहाँ पर तो करंटली एसएमई आईपीओस के लिए बीएसई का एक अलग सेगमेंट है जिसे बीएसई एमएससी कहते हैं। और इसी के साथ साथ एक और प्लेटफॉर्म है एनएससी पर भी, जहां पर इन कंपनीज के शेयर्स लिस्ट होते हैं। और एज एन इन्वेस्टर्स अगर आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना है इन एसएमई आईपीओस के लिए, तब आपके मिनिमम इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया होगा 1 लाख रुपीज का। मतलब कि कम से कम आपको 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है तो ही आप लोग एसएमई कंपनी के आईपीओस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज का करना है तब यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आप लोग छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं, पूरे 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। देखो, अगर आप लोगों को एसएमई आईपीओस में इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले एसएमई आईपीओस से जुड़े रिस्क फैक्टर को समझना पड़ेगा। जितनी लिक्विडिटी आपको मेन लाइन आईपीओस के शेयर्स में दिखाई देती है, उतनी ज्यादा लिक्विडिटी इन कंपनीज के शेयर्स में नहीं होती है। अब जैसे कि नाम से पता चलता है कि ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होते हैं, इनका ऑपरेशंस का लेवल भी छोटा होता है और यहाँ पर इसी की वजह से मार्केट में इन कंपनीज के शेयर्स को एक्सचेंज करने के लिए कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या कोई भी बायर अवेलेबल नहीं होता है। और अगर कोई भी बायर अवेलेबल होता है या सेलर अवेलेबल होता है तो रेयर केसेस में होता है। और अगर रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने में आपको थोड़ा सा ज्यादा रिस्क बियर करना पड़ेगा। वहीं पर रिटर्न की बात की जाए तो रिटर्न आपके मैक्सिमाइज हो सकते हैं, रिटर्न्स आपके इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर एसएमई कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग हुए और कंपनी की ग्रोथ कंसिस्टेंटली हो रही है तो वो कंपनी एक मल्टी बैगर कंपनी बन सकती है और उस कंपनी की वैल्यूएशन इंक्रीज होने की वजह से कंपनी के शेयर मेन लाइन यानी कि एनएससी और बीएससी पर भी ट्रेड हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं। तो अगर रिटर्न्स की बात की जाए तो रिटर्न्स तो ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली रिस्क फैक्टर भी ज्यादा है। और अगर आप लोग डीमैट अकाउंट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं एसएमई आईपीओस के लिए तो आपको आपके स्टॉक ब्रोकर के साथ जो डीमैट अकाउंट है एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने का फीचर एक्टिवेट करवाना है, अगर वो एक्टिवेटेड नहीं है तो। और इसके बाद आप लोग फंड्स ऐड करके इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। मेजॉरिटी केसेस में देखा जाता है कि एसएमई आईपीओस में जितने लोग भी अप्लाई करते हैं उनमें से 90% से ज्यादा लोगों को अलॉटमेंट मिलता है। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन के लिंक का इस्तेमाल करके आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।